तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 20 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और परसों से हम चालू कर रहे हैं क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और वन रक्षक का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए स्पेशल क्लासेस चालू कर रहे हैं इसे यूट्यूब पर। तो वो क्लासेस भी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जी के जी एस साइंस करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, अयोध्या मंदिर की जो ध्वजा है उसका आकार कैसा है। जो अयोध्या का राम मंदिर है उसमें जो ध्वज लगी हुई है मेन मंदिर के ऊपर उसका आकार कैसा है। तिकोनिया है, गोल है, आयताकार है, वर्गाकार है। सही आंसर हो जाएगा वो है तिकोनिया। ठीक है, अब आइए उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि और क्या क्या उस पर छपा हुआ है। देखिए, तो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी जो ध्वज है जिसे हम धर्म ध्वज कहते हैं 22 फीट लंबा है, 11 फीट चौड़ा है। ये आपको आकार भी ध्यान रखना है ना। आगे पूछा जा सकता है, केसरिया रंग का है और त्रिकोणीय है। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल शेप में है जिसे खास पैरासूट फैब्रिक से बनाया गया है ताकि यह तेज धूप, बारिश और हवा सह सके। और इसके ऊपर सूर्य और ओम तथा कोविदार वृक्ष के चिन्ह अंकित किए गए हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य बना हुआ है, ओम बना हुआ है और कोविदार वृक्ष का चिन्ह बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको अयोध्या राम मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से एमपी आबकारी और कांस्टेबल के एग्जाम में अपने सुपर नोट्स ने एकदम जलवा कर दिया था, उसी तरह से एमपी एसआई के भी एग्जाम में अपने सुपर नोट से काफ़ी प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके 199 वाले एमपी एसआई के कंप्लीट नोट्स थे ये आपको अभी मात्र 159 रुपये मिल रहे हैं। तो सर अब क्यों नहीं, देखो आगे क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का एग्जाम आने वाला है ना, और 10 सब्जेक्ट के आपको नोट्स इसमें दिए जाएंगे जिसमें कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। इसके अलावा जो 500 प्रश्नों के हर सब्जेक्ट के हमने प्रश्न कराए हैं वो 500 प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको इसके साथ में मिलने वाली है। तो आगे जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सब एग्जाम के लिए ये हाई लेवल के जो नोट्स हैं वो आपके काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर विज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर, यही सब तो आपके आगे सभी एग्जाम में आने वाला है ना। तो आप अभी भी ये नोट्स ले सकते हैं मात्र 159 रुपए में। ठीक है ना, कैसे प्राप्त करेंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 159 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत ये सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे। जो क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी का नोट्स लेना चाहते हैं वो इसी नोट्स को ले लीजिए। यही नोट्स आपके उस एग्जाम में भी अच्छे से काम आएंगे। बाकी हम जल्दी ही क्लासेज चालू करेंगे, तो अगर आप ये नोट्स ले लेंगे तो वो क्लासेज वाले नोट्स भी आपको साथ ही साथ में मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात भूमि पर पहुंचने से पहले धीमा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए थे, नदी की वजह से, समुद्र में नमी की वजह से या फिर तेज हवा की वजह से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में नमी की वजह से चक्रवात धीमा हो जाता है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर मुख्य रूप से समुद्र में नमी की वजह से धीमा हो जाता है क्योंकि इसका मुख्य ईंधन स्रोत गर्म और नम हवा से कट जाता है। इसके साथ ही जमीन पर घर्षण बढ़ जाता है जो इसकी गति को कम करने में और मदद करता है। तो ये मुख्यतः किस लिए कम होता है, जो समुद्र में जो नमी होती है उस नमी की वजह से चक्रवात धीमा हो जाता है। चलिए देखो, ये फ्रांस का जो गरुड़ अभ्यास है ये लगातार पूछा जा रहा है। पूछा गया है फ्रांस में हुए गरुड़ अभ्यास में वायुसेना, थल सेना, नौसेना में से किन सेना के जवानों ने हिस्सा लिया था। तो वायुसेना के जवानों ने हिस्सा लिया था। जैसे जैसे प्रश्न आपके इस एग्जाम में आए हैं इसी को बेस बना करके क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की प्रैक्टिस चालू करवाएंगे। और पूरा जिस तरह से यहाँ पर पूछ रहे हैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न, उसी तरह से स्टेटमेंट वाले प्रश्न पर ही हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम न्यू लेवल पर, है ना। चलिए, तो भारतीय वायुसेना, आईएएफ और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच द्विपक्षीय जो भारत फ्रांस हवाई अभ्यास हुआ था जिसका नाम था एक्सरसाइज गरुड़ का 8वां संस्करण हुआ था। ठीक है, 27 नवंबर 2025 को फ्रांस के मोंडे मार्सन स्थित जो एयरबेस है उस पर संपन्न हुआ था। तो भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। सारे जो सैन्य अभ्यास है इनकी ऑलरेडी पीडीएफ बना करके हम नोट्स वाले ग्रुप में डाल चुके हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास में इसकी पीडीएफ पहुंच चुकी होगी।
सैन्य अभ्यास वाली भारतीय सेना की, है ना। अगला देखिए, हर्षवर्धन ने कौन से वंश के शासक को हरा करके गद्दी पर बैठा था, यानी कि हर्षवर्धन किस वंश के शासक की उसने जो है हत्या की थी। तो सही आंसर हो जाएगा गौड़ शासक जो शशांक था उसकी हत्या करके ये बैठा था गद्दी पर। हालांकि इस ये जो गद्दी पे बैठा तो अपने भाई की जगह पर गद्दी पर बैठा था। क्यों बैठा था भाई की जगह पर, उसके भाई को क्या हो गया था, आइए देखते हैं। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद थानेसर के पुष्यभूति वर्धन वंश के शासक बने। उन्होंने गौड़ शासक शशांक को हरा करके बदला दिया। देखो हुआ क्या था कि गौड़ शासक जो शशांक है इसने इसके भाई की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो अपनी भाई की हत्या होने के बाद में ये राजगद्दी पर बैठा और शशांक को इसने हरा दिया, ठीक है। और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को, वो क्या कहते हैं, शशांक को हराया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही पूछा गया था। और शशांक कौन से वंश का था, तो ये गौड़ शासक था, ठीक है, गौड़ वंश का शासक था। चलिए, हालांकि चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इसको हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे पूछा जा सकता है। अगला पूछा है, कुनार नदी किन दो देशों के बीच में है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुनार नदी स्थित है। देखिए, कुनार नदी मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों के बीच में बहती है, जो हिंदकुश पहाड़ों से निकल करके अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है, जो पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पानी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, जो राजवैद्य जीवक थे वो किस धर्म से संबंधित हैं, तो राजवैद्य जीवक बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे सभी एग्जाम के लिए क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएंगी। लगातार क्लासेज आपको मिलती रहती हैं, सिलेबस के अनुसार ही हम क्लासेज करवाते हैं। तो राजवैद्य जीवक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित थे, क्योंकि वे बौद्ध धर्म के निजी, जो भगवान बुद्ध थे उनके निजी चिकित्सक थे और उनके समकालीन थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को ये मानते थे। बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा कौशल और बुद्ध के प्रति समर्पण का व्यापक वर्णन मिलता है और कई लोग उनके प्रभाव में आकर के बौद्ध बन गए थे। साथ ही वे बिंबिसार के राजवैद्य भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा बिंबिसार के भी राजवैद्य हुआ करते थे। कलर चेंज कर रेड कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजभाषा आयोग। यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहा है और इस टॉपिक को हम अलग से कवर करेंगे क्षेत्र रक्षक जेल पहरी के लिए, क्योंकि इसमें भी हिंदी आएगी। तो ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। बाल गंगाधर जो खेर हैं इनको बार बार पूछा जा रहा है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खरे या बाल गंगाधर खेर थे। देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर यानी कि बीजी खेर थे, जिनकी नियुक्ति भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को की थी। यह आयोग संघ के आधिकारिक कार्यों में हिंदी के बढ़ते उपयोग और अंग्रेजी के उपयोग को सीमित करने पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए देखिए, तो बाल गंगाधर खेर बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। गठन हुआ था 7 जून 1955 को। कारण संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है संघ की राजभाषा कौन से अनुच्छेद में बताई गई। आज सुबह भी हमने इसके बारे में बताया था, परसों भी इसके बारे में बताया था और आज ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अनुच्छेद 343(1) में बताई गई है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है, जैसा अनुच्छेद 343(2) में बताया गया है। ये दोनों प्रश्न पूछे हैं, 343(1) भी पूछा है और 2 भी पूछा है। 2 कहाँ पूछा है अभी बताएंगे आपको, ठीक है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के कर्तव्य के बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है पूर्वी घाट में कौन सा तट स्थित है, तो पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट स्थित है, ठीक है। देखिए, पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट के मुख्य रूप से कोरोमंडल तट और उत्तरी भागों में उत्कल तट स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के समानांतर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फैला हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के द्वारा यह सिंचित होता है और एक उपजाऊ मैदान बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोरोमंडल तट है जो पूर्वी घाट में पाया जाता है। अगला, अंग्रेजी भाषा के संबंध में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अभी आपको पता था आर्टिकल 3432 यानी कि 343(2) जो है वो अंग्रेजी भाषा के बारे में बताता है। तो अंग्रेजी भाषा के संबंध में प्रावधान मुख्य रूप से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 348 में है। खास करके 343(2) जो है वो 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की बात है और अनुच्छेद 348(1) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। तो दोनों बातें ध्यान रखना है। अगर 343(2) ऑप्शन में है तो ये आंसर हो जाएगा, 348(1) ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा, ठीक है। जब तक संसद कानून न बनाए तब तक ये जो है 15 वर्षों के लिए इसको बोला गया था, लेकिन ये 15 वर्ष करके बढ़ाते चले गए हैं और अभी तक इसमें इसी तरह से कार्य हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए करंट अफेयर का है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिव्य कला मेले में अपने पहले भाषण में क्या कहा? तो उन्होंने एक तरह से एक वक्तव्य कहा है, एक साथ आगे बढ़ने वाला राष्ट्र किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता है। ये बात रेखा गुप्ता जी के द्वारा कही गई है। अभी जो आपका दिव्य कला मेला दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिव्य कला मेला 2025 में कोई नारा वारा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि एक साथ आगे बढ़ने वाला राष्ट्र किसी को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता है। ठीक है, यह मेला दिव्यांग जनों के आत्मविश्वास, क्षमता और रचनात्मकता का उत्सव है, जो भारत के समावेशी बनने का संदेश देता है। ये रेखा गुप्ता जी के द्वारा कहा गया है, जो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अगला देखिए, पंचायत और नगरीय चुनाव के बारे में कौन प्रकाशन जारी करता है? कौन करवाता है पंचायत और नगरीय प्रशासन के चुनाव? तो ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी हमने डिटेल में समझा दिया है, आप आराम से पढ़ लेना। पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए अधिसूचना और कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। संविधान में प्रावधान कहाँ पर दिया है? तो आर्टिकल 243 के 243 के से लेकर के 243 जेड ए तक ये प्रावधान दिए गए हैं कि भैया ये पूरे जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कौन करवाता है? तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एमपीएसईसी राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनावों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो एमपी में कौन करवाता है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लिंगराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, जो कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो शिव और विष्णु के संयुक्त रूप की बात करता है, और शिव और विष्णु के संयुक्त रूप को हरिहर के नाम से जाना जाता है। अगला, कार्य का ऐसा ही मात्रक देखो कल भी आया था, आज फिर से आ गया है। तो तभी कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखिए, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, कल भी आपको हमने बताया था। चलिए फिर से देख लेते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है, जिसे 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने पर किए गए कार्य के रूप में जो है कहा जाता है कि भैया 1 न्यूटन बल अगर आप लगाओगे, वस्तु 1 मीटर खिसक जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? 1 जूल कार्य हो गया है। अगला देखिए, स्टैटिक जीके से पूछा गया है। स्टैटिक जीके के भी नोट्स हमने आपको दिए हैं, है ना, सबसे ऊपर स्टैटिक जीके का ही नोट्स दिया है। तो ये पूछा गया मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब असम में है। देखिए, मानस नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। खास करके रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और गोल्डन लंगूर जैसे जीवों के लिए फेमस है। यह मानस नदी के किनारे फैला हुआ है, जो भूटान की सीमा से सटा हुआ है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो विंध्य प्रदेश वाला आ गया। विंध्य प्रदेश एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें यह नहीं पूछा गया हो विंध्य प्रदेश के बारे में। तो इसको भी हम जब आपको क्षेत्र रक्षक का वो करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे, तो इस टॉपिक को भी हम अलग से कवर करेंगे। देखिए, विंध्य प्रदेश विधानसभा सत्र कब चालू हुआ? तो 21 अप्रैल 1952 को चालू हुआ था। विंध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन, उसका सत्र एक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक सत्र 21 अप्रैल 1952 को शुरू हुई थी। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, क्योंकि ये आगे भी पूछा जा सकता है। चुनाव कब हुए थे? तो विंध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव मार्च 1952 में हुए थे, ध्यान रखना है। और सदन की सदस्य संख्या कितनी है? तो उस समय विधानसभा में कुल 60 सदस्य हुआ करते थे। तो ध्यान रखना, 1952 में चुनाव हुए, सदस्य कितने थे? 60 सदस्य थे। और पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 21 अप्रैल 1952 को। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, मानक भाषा की विशेषताएं बताइए। तो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ऐतिहासिकता, इसका एक इतिहास होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, व्याकरण सम्मत होना चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए, यानी किसी पर ये निर्भर नहीं हो, अपने आप पे ही बनी हुई हो, सर्वमान्यता यानी सब लोग इसको मान्यता देते हों, आदर्श रूप होना चाहिए, संप्रेषण यानी बोलचाल की भाषा में सुगमता होनी चाहिए, यह भाषा किसी बोली से विकसित होकर आदर्श रूप लेती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आसानी से संवाद कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी वो भाषा मानक भाषा कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। 2025 में नौसेना दिवस की अतिथि कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, वो 2025 में जो नौसेना दिवस हुआ है उस पर ये अतिथि रही हैं। अब देखो, दिसंबर वाली ही करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं ना। देखिए, तो राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुई। भारतीय नौसेना ने 3 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के सगमुगम समुद्र तट पर एक शानदार परिचालन प्रदर्शन के माध्यम से अपनी परिचालन क्षमता और समुद्री क्षमताओं का
प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, याद रखना है आपको। अगला, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो ये है राकेश अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। तो एक प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया, 10 जून 2022 को कौन सा दिन था? ये एग्जैक्ट कैलेंडर का प्रश्न पूछा है। रेशियो से प्रश्न आए हैं, ब्लड रिलेशन से 3 प्रश्न आए हैं इस वाली शिफ्ट में। देखिए, मंगलवार को 1 बजे 1 मिनट की सुई 1 मिनट देरी से चलती है। ठीक है, गुरुवार को 1 बजे, देखो है क्या, मंगलवार को 1 बजे जो है मिनट की सुई 1 मिनट देरी से चलती है। ठीक है, गुरुवार को 1 बजे 2 मिनट तेजी से चलती है। तो सही समय कब होगा? इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। अगला, दो संख्याएं 9 और 4 का अंतर को 5 गुना कर दिया जाए और 3 गुणा 7 के गुणज को जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ये पूछा गया था। कुछ मित्र एक पिकनिक योजना के लिए 96 रुपए जुटाते हैं, कुछ मित्र नहीं जाते हैं, जिससे 4 रुपया अतिरिक्त बोझ बाकी पर पड़ता है। तो पिकनिक योजना में कुल कितने लोग जाने वाले थे? ये प्रश्न आपका मैथ का पूछा गया है। बाकी रीजनिंग का भाई डायरेक्शन की 2 प्रश्न हैं, मानसिक अभिरुचि के 2 से 3 प्रश्न हैं। आज सुबह वाली शिफ्ट में मानसिक अभिरुचि के तीनों प्रश्न एज इट इज मिल गए थे। आज सुबह वाली शिफ्ट में हमने करवा दिया है, आप जाकर के देख लेना, है ना। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न, स्थान रैंकिंग परिवर्तन के भी प्रश्न 2 पूछे गए थे। हिंदी की बात करते हैं तो देखिए, सेंध का तत्सम शब्द पूछा गया था। हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? ये पूछी गई थी। सहारनपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका रस से भी पूछा गया था, स्थायी भाव। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में वही सारा सिस्टम है। पैसिव वॉइस 2 प्रश्न, एंटोनिम 1 प्रश्न, सफिक्स को जोड़ करके नया शब्द बनाने वाला 1 प्रश्न, पंक्चुएशन से 1 प्रश्न और 1 प्रश्न आपका ईडियम्स से देखने को मिला है। कंप्यूटर की बात करते हैं, देखिए फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होगी? ये पूछा गया था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को दोबारा देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये वाला प्रश्न हमने आपको देखो याद होगा कंप्यूटर वाली मैराथन में इसको करवाया था ना, और ये कंप्यूटर की पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का फुल फॉर्म। स्टोरेज से 1 प्रश्न था, साइबर क्राइम से भी प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस है। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अब अपनी क्लास जो है परसों से स्टार्ट होगी, किसकी? परसों से अपनी क्षेत्र रक्षक जेल पेरी की क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की सभी क्लासेस के लिए बेस्ट एवं अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। जिस तरह से ईएसबी पूछ रहा है उसी तरह से अब आपकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप लोग जो एग्जाम आने वाले हैं उनके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।